एक डॉक्टर का खतरनाक नुस्खा और एक मर्डर की ऐसी साजिश जिसमें हर चेहरा नकाब पहने हुए है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है और हर कदम पर मौत साथ चल रही है। आखिर कातिल कौन है और असली मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने के लिए लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। कहानी शुरू होती है साल 1920 से। जगह है स्पेन का रोंडा शहर। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़े से अखाड़े में आता है। वह अपनी घड़ी चेक करता है। समय हो चुका था 12:05। सामने मिट्टी में आधा दफन एक कागज पड़ा होता है। आदमी उस कागज को उठाता है, तभी अचानक वहां का गेट बंद हो जाता है। उसी समय एक सांड के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक गेट खुलता है और एक बड़ा सा सांड दौड़ता हुआ आता है और उस आदमी को अपने सींगों से उछालकर मार डालता है। उस आदमी के पास जो कागज था उसमें एक घड़ी होती है और उस घड़ी में 7 बजे का समय दिख रहा था। अब यहाँ से कहानी पहुंचती है साल 1925 में। लंदन शहर से बाहर चिमनीज हवेली में पार्टी हो रही होती है। फॉरेन ऑफिस में काम करने वाले बड़े बड़े लोग आए होते हैं। सीढ़ियों पर बैठी हुई होती है लेडी बंडल ब्रेंट, जो नीचे सबको देख रही होती है। तभी वहां उसकी माँ आती है जिसका नाम है लेडी कैटरहैम। असल में उन्हें पार्टी का बिल्कुल शौक तो नहीं होता। वो देखती है कि यहाँ बहुत अमीर लोग आए हुए हैं। बंडल कहती है कि अगर घर को बचाना है तो हमें कूट्स से बात करनी पड़ेगी। नीचे आकर दोनों मिस्टर एंड मिसेस कूट्स से मिलते हैं जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। कैटरहैम कहती है ये पार्टी बहुत शानदार है। मिस्टर कूट्स मतलब ऑसवाल्ड पूछता है क्या आप लोगों ने जॉर्ज लोमैक्स को कहीं देखा है। वो बोलता है कि आज शाम की ये महफिल उन्हीं के लिए है। उनकी फॉरेन ऑफिस और मेरी स्टील फैक्ट्री दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। तभी वहाँ नौकर ट्रेडवेल ड्रिंक्स लेकर आता है। ऑसवाल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर खुद ट्रेडवेल हैरान हो जाता है क्योंकि नौकर को थैंक यू कौन बोलता है। लेडी बंडल सोचती है कि ऑसवाल्ड किसी काम के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो क्या था समझ नहीं आता। कैटरहैम कहती है ज्यादा सवाल मत पूछो। बंडल को वहाँ 2 लड़के मिलते हैं, रॉनी और बिल। दोनों एक जैसे मास्क पहने हुए होते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला होता है कि जो भी फॉरेन ऑफिस में काम करता है उन्हें ऐसा मास्क पहनना है। दोनों के कपड़ों के अंदर घड़ी छुपी हुई होती है। रॉनी कहता है कि जेरी दोपहर से पहले उठता नहीं है, इसीलिए वो उसका इलाज करने जा रहे हैं। बंडल कहती है बेचारे जेरी को परेशान मत करो। बिल बोलता है एक बार जेरी के साथ काम करके तो देखो, फिर वो बेचारा नहीं लगेगा। इसके बाद बंडल की मुलाकात सॉक्स नाम की एक औरत से होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेरी आता है। वो काफी मजाकिया होता है और बंडल को पसंद भी करता है। वो उसके साथ कुछ प्राइवेट बातें भी करना चाहता है, यहाँ तक कि वो बंडल के ही कमरे में रहता है। इसलिए बंडल और उसकी माँ को गार्डन हाउस में रहना पड़ता है। फिर दोनों बंडल के भाई के बारे में बात करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बंडल कहती है कि जेरी उसे डिनर पर ले जाए। इस पर जेरी उसे अगले ट्यूसडे शाम को डिनर पर चलने को बोलता है। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तभी वहाँ जॉर्ज लोमैक्स आता है जो फॉरेन ऑफिस का सेक्रेटरी होता है। वो बंडल को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। फिर वो जेरी से कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें लेडी कूट्स के साथ ही रहना है ताकि हम उनके पति ऑसवाल्ड से थोड़ी बात कर सकें। इधर जेरी के कमरे में आकर बिल और रॉनी उसे परेशान करने के लिए घर में बहुत सारी घड़ियां लगा देते हैं। कूट्स ताश खेल रही होती है और वहाँ पर हम एक और लड़के जिमी को भी देखते हैं। खैर इसके बाद जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बंडल के साथ डांस करने लगता है। इसके बाद बंडल ड्रिंक करते हुए घर से बाहर चली जाती है। अब सुबह हो जाती है। कैटरहैम के घर पर फॉरेन ऑफिस के लोग ठहरे हुए होते हैं। सब लोग नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठते हैं। कैटरहैम अपने ही घर में इतने सारे लोगों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद सभी लोग सुनते हैं कि जेरी के कमरे में सारी अलार्म क्लॉक्स एक साथ बजने लगती है, मगर वो लोग गौर करते हैं कि जेरी अभी तक उठा भी नहीं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया। ट्रेडवेल जेरी को उठाने के लिए जाता है, लेकिन घड़ियों की आवाज बंद नहीं होती। तब खुद बंडल ऊपर आती है। वो जाकर देखती है कि जेरी मर चुका था। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि जेरी सोने के लिए नींद की दवाई लेता था। बंडल कहती है वो यकीन करना मुश्किल है क्योंकि उसे तो आसानी से नींद आ जाती थी। तभी डिटेक्टिव कांच का ग्लास तोड़ देता है। बंडल सोचती है कि जो पहले कभी नींद की गोली नहीं लेता था वो अब क्यों लेने लगा। बिल कहता है जेरी ने जंग लड़ी है और उसने बहुत कुछ देखा है, इतनी आसानी से नींद कैसे आ सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है उसने दवाई और शराब एक साथ ली हो, शायद इस वजह से उसकी मौत हो गई। बंडल ये मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जेरी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। बिल बोलता है जेरी काम को लेकर बहुत ज्यादा दबाव में था। उसे कैटरहैम की पार्टी को भी सफल बनाना था और जॉर्ज की तरफ से भी काफी प्रेशर था। शायद जेरी ये दबाव झेल नहीं पाया। डॉक्टर कहते हैं अभी कुछ भी साफ नहीं है, इसलिए बॉडी को जांच के लिए भेजना पड़ेगा। जो डिटेक्टिव आया हुआ था उसे तो काम करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पहली बार काम कर रहा था। उसे तो खुद भी नहीं पता कि उसे क्या बोलना है। बंडल बताती है कि जेरी मेरे साथ बाहर जाने वाला था। वो बहुत खुश था। वो खुद के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो वहाँ पर 7 अलार्म क्लॉक
क्लॉक्स देखती है। तभी ट्रेडवेल बंडल को बुलाने आता है और कहता है कि कूट्स जा रहे हैं और आपकी माँ आपको बुला रही है। बंडल मिसेस कूट्स और घर की नौकरानी एमिली को बात करते हुए देखती है। तभी वहाँ जिमी आता है जो फॉरेन ऑफिस में काम करता है। उसे भी जेरी की मौत का बहुत अफसोस होता है। वो बंडल से पूछता है क्या वो ठीक है। बंडल कहती है हाँ, लेकिन फिर वो उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। वहीं पास में एक मास्क गिरा हुआ होता है। जब मिस्टर एंड मिसेस कूट्स जाने लगते हैं तो आखिर में कैटरहैम उनसे मिलने आती है और याद दिलाती है कि डील के हिसाब से आपको 3 दिन यहाँ और रुकना था, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि जेरी के साथ जो हुआ उन्हें शायद अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बेटमैन नाम का आदमी जो भी फॉरेन ऑफिस में काम करता है दोनों का सामान लोड करता है। वो भी जेरी के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था और उसके कॉलेज की फंडिंग मिस्टर एंड मिसेस कूट्स नहीं की थी। कैटरहैम सबको बाय कहकर चली जाती है। बंडल उन तीनों को जाते हुए देखती है। फिर बंडल जेरी के कमरे में जाती है जिसकी बॉडी जांच के लिए भेज दी गई होती है। वो वहाँ रखी 7 घड़ियों को ध्यान से देखती है और कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। उसे एक पेन मिलता है जिस पर जेरी के नाम के इनिशियल्स होते हैं। टेबल के ऊपर एक दाग जैसा निशान था। वो टूटे हुए ग्लास को उठाकर वहीं रख देती है। फिर वो एक ड्रॉयर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं खोलता तो वो गुस्से में वो टेबल ही तोड़ देती है। बाहर से नौकरानी ये आवाज सुन लेती है, लेकिन कैटरहैम उसे रोक देती है और कहती है उसे करने दो, इससे उसे शांति मिलेगी। टेबल टूटने के बाद बंडल को अंदर से एक लेटर मिलता है। वो लेटर जेरी ने किसी लॉरेन नाम की लड़की को लिखा था। उसमें लिखा होता है मैं मंडे तक वापस आ जाऊंगा, तुम्हें 7 डायल्स के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए था। फिर बंडल की नजर दोबारा उन 7 घड़ियों पर जाती है। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है कि 7 डायल्स का क्या मतलब हो सकता है। हो सकता है ये कोई जगह का नाम हो या किसी चीज का। कैटरहैम कहती है ये एक जगह है, एक बस्ती जहाँ से वो एक बार गुजरी थी, लेकिन वो साफ कह देती है कि वहां तुम जाने की मत सोचना। बंडल कहती है उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जेरी ने खुद को खत्म कर लिया। कैटरहैम उसे दिलासा देती और कहती है मुझे पता है तुम और जेरी बहुत करीब थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। बंडल कहती है अगर वो खुद को खत्म करने वाला था तो वो मुझसे मिलने का प्लानिंग क्यों कर रहा था। शायद वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। मुझे तो लगता है उसका मर्डर हुआ है। उसकी माँ चौंक जाती है, कहती है ये बहुत गंभीर आरोप है, वैसे तुम्हें क्यों लगता है ये किसने किया होगा। बंडल कहती है कि आए हुए गेस्ट में से कोई भी हो सकता है। उसके साथ क्या हुआ ये पता लगाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी माँ समझाती है कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। बंडल कहती है आपको तो पता है कि मैं अपने दिल की ही करती हूँ। वो ये भी बताती है कि मिसेस कूट्स जाने से पहले नौकरानी एमिली से बात कर रही थी और एमिली बहुत रो रही थी। कैटरहैम मजाक में कहती है कि मिसेस कूट्स से बात करके तो मूर्तियां भी रोने लगती हैं। फिर वो लोग बंडल के पापा के कब्र के सामने आते हैं और फूल चढ़ाते हैं। उनकी भी मौत 1920 में हुई थी। क्या वो वही आदमी हो सकता है जिसे हमने शुरुआत में मरते हुए देखा था। खैर ये तो कहानी के साथ आगे पता चलेगा। कुछ समय के बाद जब बंडल गार्डन में टहल रही होती है तो उसे अलार्म क्लॉक्स की आवाज सुनाई देती है। उसे जमीन पर पड़ी एक घड़ी मिलती है जो टूटी हुई थी और उसमें 7 बजे का समय दिख रहा था। इस बारे में वो रॉनी से फोन करके पूछती है जो उस समय ऑफिस में था। रॉनी भी कहता है उसे नहीं पता कि वो घड़ी बाहर कैसे पहुंची। फिर वो एक और बात बताता है कि उसने सारी घड़ियां जेरी के कमरे में अलग अलग जगहों पर फैला कर रखी थी, ना कि एक साथ। ये सुनकर बंडल को समझ आता है कि शायद किसी ने घड़ियां हटाई है। रॉनी कहता है हो सकता है जेरी खुद घड़ियां हटा रहा हो। बंडल कहती है अगर जेरी को घड़ी मिल भी गई तो उसने तो अलार्म ऑफ कर दिया होगा ना, फिर सुबह अलार्म कैसे बजा। रॉनी ये भी कहता है कि उन्होंने 7 नहीं बल्कि 8 अलार्म क्लॉक्स छुपाई थी, लेकिन सुबह सिर्फ 7 घड़ियां मिली थी और गार्डन में जो घड़ी मिली वो शायद 8वीं है। बंडल कहती है हमें इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। शायद किसी ने जेरी को मारा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो जेरी को इंसाफ नहीं मिलेगा। रॉनी मान जाता है और फिर फोन रख देता है। इसके बाद बंडल देखती है कि ऊपर छत से पानी टपक रहा था। फिर वो नौकर ट्रेडवेल से बात करती है, पूछती है क्या आपने जेरी के कमरे से कोई घड़ी हटाई थी। ट्रेडवेल जवाब देता है अब कोई अपने घर में कितनी भी घड़ियां लगाए, हमें उससे क्या। इसके बाद बंडल एमिली से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि मैंने देखा था मिसेस कूट्स तुमसे बात कर रही थी और तुम रो रही थी, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था। एमिली कुछ भी बताने से डरती है क्योंकि उसे पता होता है कि पीठ पीछे बातें करने का अंजाम क्या होता है। बंडल कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब एमिली बताती है कि लेडी कूट्स गर्मियों में यहाँ आई थी और मैंने उनकी देखभाल भी की थी। उनके बहुत नखरे थे, उन्हें खुद नहीं पता होता था कि उन्हें क्या चाहिए। वो छोटी मोटी बातों पर भी डांटती थी। बंडल टेबल पर एक मार्क देखती है जैसे वहाँ पर कुछ रखा गया हो। उसे समझ आता है कि यहाँ नींद की दवाई रखी गई थी। एमिली कहती है मुझे दवाई की जरूरत पड़ती है। एमिली पूछती है और तुमने वो दवाई जेरी को दे दी। एमिली कहती है मैंने तो जेरी से बात तक नहीं की। पार्टी वाली रात जब मैं वापस कमरे में आई तो दवाई की शीशी गायब थी। मुझे नहीं लगता कि जेरी खुद यहाँ आया होगा। वो दवाई बहुत ज्यादा असरदार थी, थोड़ी सी लेने में
ही काम हो जाता था, लेकिन अगर उसने पूरी शीशी ले ली होगी तो उसका मरना तय था। बंडल रॉनी से मिलती है। रॉनी काफी गुस्से में था। वो बताता है कि डिटेक्टिव ने केस बंद कर दिया क्योंकि उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। पुलिस को यही लगा कि जेरी ने खुद को खत्म कर लिया। वहाँ बंडल को एक आदमी दिखता है जो उन्हें घूर रहा था। तभी वहाँ मिसेस कूड्स भी मिल जाती है। बंडल उन्हें घेर लेती और कहती है कि आपने डिटेक्टिव को क्यों नहीं बताया कि नींद की दवाई आपने ही एमिली को दी थी। आपकी वजह से पुलिस ने इस मामले को ठीक से जांच नहीं की। मिसेस कूड्स बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बंडल रॉनी को जेरी वाला लेटर दिखाती है। तब पता चलता है कि लॉरेन जेरी की बहन है और उसी को जेरी ने 7 डायल्स के बारे में बताया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि कमरे में जो 7 घड़ियां मिली थी उनका भी इससे कोई कनेक्शन है। बंडल को लगने लगता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और यहीं से पता चलेगा कि जेरी को किसने मारा। रॉनी उससे कहता है वो तो अब जा चुका है, तुम ये सब जानकर क्या करोगी। बंडल को याद आता है कि जंग के बाद जेरी ने ही उसके भाई की बॉडी को लाया था। उसी ने उसके परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। बंडल को जेरी पसंद भी था, इसलिए वो ये जानना चाहती है कि उसे किसने मारा। रॉनी कहता है ठीक है, मैं भी इस बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन ये बात ज्यादा किसी को मत बताना, हो सकता है तुम भी खतरे में आ जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बंडल फिर से उसी आदमी को देखती है जो पहले उसे घूर रहा था। बंडल उस आदमी के पीछे जाने लगती है। वो आदमी एक फोन बूथ में किसी से बात करता है और वहां से चला जाता है। बंडल उसी नंबर पर दोबारा कॉल करती है। पता चलता है वो नंबर स्कॉटलैंड यार्ड का है। ये सुनते ही वो तुरंत अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है मुझे गाड़ी चाहिए, मैं लंदन जा रही हूँ। उसकी माँ पूछती है क्यों। बंडल कहती है मैं जेरी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। कैटरहैम तुरंत मना कर देती है और कहती है ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन बंडल ये कहकर चली जाती है कि वो स्कॉटलैंड यार्ड जा रही है। कैटरहैम अपने पति की फोटो देखकर कहती है तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है और ये वही आदमी था जो कहानी में शुरुआत में अखाड़े में मर गया था। तभी ट्रेडवेल कैटरहैम के पास आता है और बताता है कि बंडल के नाम से एक लेटर आया है। माँ कहती है लेटर पढ़ो। लेटर में लिखा है 7 डायल से दूर ही रहो वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। इधर बंडल गाड़ी चला रही होती है, तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच उसे एक घायल आदमी पड़ा हुआ मिलता है। वो रॉनी होता है जिसे गोली लगी है। मरने से पहले वो बस जिमी का नाम लेता है और 7 डायल्स कहता है और फिर दम तोड़ देता है। कहानी फिर से साल 1920 में जाती है और ये जगह है रोंडा शहर। हम एक भाई बहन को देखते हैं। बहन कहती है चलो हमें बहुत देरी हो रही है। दोनों जल्दी जल्दी एक जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो किसी का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक औरत आती है और वो बहन को गोली मार देती है। वो औरत भाई से कहती है कि जिससे तुम मिलने वाले थे वो सांड के अखाड़े में मारा गया, इसीलिए वो एनवलप मुझे दे दो वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन जैसा ही होगा। भाई कहता है ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। औरत जवाब देती है मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। भाई एनवलप नीचे फेंक देता है। जैसे ही औरत एनवलप उठाने के लिए झुकती है भाई उसे गोली मार देता है। वो अपनी बहन को चेक करता है जो अब मर चुकी थी। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम यानी 1925 लंदन शहर में आती है। जिमी और बंडल रॉनी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। बंडल को लगता है कि जेरी और रॉनी के साथ जो हुआ वो आपस में कनेक्टेड है। शायद रॉनी को पता चल गया था कि जेरी के साथ क्या हुआ था। मरते वक्त रॉनी ने 7 डायल्स और तुम्हारा नाम लिया था। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। जिमी पूछता है उसने मेरा नाम क्यों लिया, मैं तो उसका अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ और वैसे भी तुम इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही हो। जेरी की बहन लॉरेन को जेरी की मौत का खबर देने वाला जिमी ही होता है। जिमी कहता है ये करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। बंडल कहती है कि जेरी के कमरे से लॉरेन के लिए एक खत मिला था लेकिन उस पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। जिमी कहता है हमें लॉरेन से मिलना चाहिए और तुम जो ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही हो कहीं तुम किसी का शिकार मत बन जाना। तभी उन दोनों को वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो उन्हें घूर रहा था। बंडल कहती है इसे तो मैंने पहले भी देखा है। वो आदमी जाने लगता है तो बंडल उसका पीछा करती है। इस बार वो उसे पकड़ना चाहती थी। वो गाड़ी से उस आदमी का पीछा करने लगती है। जैसे ही उस आदमी को भनक लगती है वो भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता हो कि बंडल उसका पीछा करे। आदमी का पीछा करते करते बंडल एक बिल्डिंग में पहुंचती है। उसे अंदर जाने से मना किया जाता है लेकिन फिर भी वो एक केबिन में चली जाती है जहाँ वही आदमी बैठा होता है। बंडल के अंदर आते ही वो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। बंडल पूछती आप है कौन, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। आदमी बताता है मेरा नाम सुपरिंटेंडेंट बैटल है। बंडल पूछती है जब मैं रॉनी के साथ थी तो आप हम पर नजर क्यों रखे हुए थे। बैटल कहता है क्योंकि जेरी की मौत से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिनकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बंडल बैठ जाती और पूछती है आपको इस इन्वेस्टिगेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। बंडल सारी डिटेल्स बताने लगती है। बैटल कहता है तुम्हारा स्टेटमेंट मेरे पास है। जेरी की मौत तुम्हारे ही बिस्तर पर हुई थी और अब जब रॉनी को गोली लगी थी तब भी तुम सबसे पहले उसके
पास पहुंची थी। बंडल पूछती है कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि दोनों के मौत के पीछे मैं ही हूँ। बैटल कहता है नहीं, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। बंडल पूछती है रॉनी की मौत की खबर न्यूज़पेपर में क्यों नहीं छपी। बैटल जवाब देता है क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने छपने से रोक दिया। बंडल पूछती है तो फिर आपने फॉरेन ऑफिस को इन्वेस्टिगेट किया या फिर 7 डायल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। बंडल उन्हें जेरी का लेटर दिखाती है जिसमें 7 डायल्स का जिक्र था। बैटल पूछता है क्या ये 7 डायल्स कोई जगह है या फिर कोई क्लब। बैटल वो लेटर अपने पास रखना चाहता है लेकिन बंडल उसे अपने ही पास रख लेती है क्योंकि वही जेरी की एक आखिरी निशानी होती है। बैटल उसे कहता है आप जाकर घर पर आराम कीजिए, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन ये मामला थोड़ा डेंजरस है। बंडल वहां से चली जाती है। शाम को वो बिल के साथ डिनर पर जाती है। बंडल उसे पूछती है क्या रॉनी ने तुमसे कभी जेरी के बारे में या उन घड़ियों के बारे में कुछ कहा था। बिल कहता है नहीं। बंडल फिर पूछती है तुम 7 डायल्स क्लब के बारे में क्या जानते हो। बिल कहता है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बंडल समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। बिल बताने लगता है कि एक जमाना था जब उस क्लब में बहुत लोग आते थे लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। बंडल कहती है आज रात हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद दोनों 7 डायल्स पहुँचने के लिए निकल पड़ते हैं। क्लब पहुँचने पर दरवाजे पर एल्फ्रेड नाम का एक आदमी मिलता है जो पहले बंडल के घर पर काम करता था लेकिन मर्डर के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। एल्फ्रेड बताता है कि उसका कैटरहैम के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। वो बंडल से कहता है यहाँ तो और भी शानदार क्लब्स हैं, वहाँ जाइए। बंडल कहती है मुझे ये क्लब देखने का मन है। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। एक दीवार पर 7 घड़ियां लगी होती हैं। इतनी भीड़ देखकर बंडल कहती है तुमने तो कहा था यहाँ कोई नहीं आता। बिल कहता है शायद लोगों को फिर से इंटरेस्ट आ गया हो। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। एल्फ्रेड उन्हें देखता रहता है। फिर वो एक दरवाजे से अंदर चला जाता है जिसे बंडल देख लेती है और इसी वजह से वो भी अंदर चली जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा घर होता है। बंडल को एक दरवाजा मिलता है और वो अपने हेयर पिन से उसे खोल देती है। अंदर एक टेबल होती है जिसका डिजाइन घड़ी जैसा होता है और सामने 7 कुर्सियां रखी होती हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं तो बंडल एक कैबिनेट के अंदर छुप जाती है। वहाँ 6 लोग आते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। एक कुर्सी खाली रहती है। सभी लोगों ने काले कपड़े पहने होते हैं और घड़ी वाला मास्क लगा रखा होता है। एक औरत पूछती है रॉनी के मर्डर का क्या हुआ। एक आदमी बताता है शायद इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई है। इस पर वो औरत कहती है हमें किसी भी तरह डॉक्टर मटीप के नुस्खे की रक्षा करनी होगी, वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। फिर वो कहती है कि वाइवर्न एबी में इसी नुस्खे के बारे में बात करने के लिए लोग इकट्ठा होंगे। इसके बाद नंबर 1 वाली औरत नंबर 7 से कहती है तुम वाइवर्न एबी जाओ और मकसद पूरा करो। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बंडल ये सब जिमी को बता देती है। वो कहती है कि ये एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी है और उसे पूरा यकीन है कि रॉनी और जेरी की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। इधर लॉरेन वहाँ पहुँच जाती है जिससे वो दोनों मिलना चाहते थे। लॉरेन बताती है कि वो अपने भाई जेरी के बहुत करीब थी। दोनों के पिता एक थे लेकिन माँ अलग थी। लॉरेन इटली में पली बड़ी थी और 1 साल पहले ही लंदन आई है, इसीलिए वो अपने भाई के साथ ज्यादा समय बिता नहीं पाई। पिछली मुलाकात में जेरी ने बंडल का जिक्र किया था। लॉरेन कहती है कि जेरी के लिए बंडल वाकई बहुत खास था। बंडल जेरी का लेटर उसे दिखाती और पूछती है क्या 7 डायल्स कोई जगह है। लॉरेन बताती है हाँ वही क्लब है, वहाँ मैं जाना चाहती थी लेकिन जेरी ने मना कर दिया। उसने कहा था कि वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिमी अचानक बोल देता है शायद जेरी को भी उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता चल गया होगा। बंडल उसे डांटती है हर जगह मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉरेन ये सब सुन चुकी थी, इसलिए बंडल अब उसे कुछ नहीं छुपाती और उसे बता देती है कि शायद मर्डर के पीछे उसी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ हो सकता है। और वो ये भी बताती है कि उनमें से एक आदमी वाइवर्न एबी जाने की बात कर रहा था और शायद वो फिर से किसी का मर्डर करने वाला है। जिमी वहां जाना चाहता है, लॉरेन भी जाना चाहती है, लेकिन जिमी उससे कहता है वहां जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जिमी अपने नौकर स्टीवन से कहता है उसके लिए एक बंदूक खरीदे जो थोड़ी स्टाइलिश हो। अगले दिन बंडल जॉर्ज लोमैक्स को कॉल करती और बताती है सुना है आज आपने वाइवर्न एबी में मीटिंग रखी है। जॉर्ज थोड़ा हैरान हो जाता है, पूछता है आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। फिर कहता है ये सब देश की भलाई के लिए ही है, इसलिए आप इन मामलों में मत पड़िए। बंडल झूठ बोलती है, कहती है कि उसकी माँ उसकी मदद करना चाहती है मीटिंग की तैयारी के लिए, क्योंकि उन्हें तो इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट है। जॉर्ज कहता है तो फिर मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। बंडल अपनी माँ से पूछती है कि एल्फ्रेड ने काम कब छोड़ा। वो यहाँ कई साल से काम कर चुका था। कैटरहैम छुपी हुई होती है क्योंकि घर में कोई आया होता है। बंडल जानती है कि जब भी घर में कोई मेहमान आता है उसकी माँ ऐसे ही छुप जाती है। बंडल कहती है जॉर्ज लोमैक्स आपसे मिलने आए हैं, वो आपसे सलाह चाहते हैं। मीटिंग के दौरान जॉर्ज बताता है कि वाइवर्न एबी में प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग देश के लिए काफी जरूरी है। कैटरहैम पूछती है ये मीटिंग किस बारे में है। जॉर्ज बताता है एक डॉक्टर है साइरिल मटीप, हमें उसका
भरोसा जीतना है। बंडल पूछती है उन्होंने क्या आविष्कार किया है। जॉर्ज पहले नहीं बताता, लेकिन बंडल जिद करती है और कहती है कि उसे इंटरेस्ट है। तब जॉर्ज बताने लगता है कि डॉक्टर मटीप ने लोहे पर लगाने के लिए एक ऐसी चीज का आविष्कार किया है जिसे लगाने से पतली और मामूली तार भी लोहे से मजबूत हो जाती है, और अगर ये सही हाथों में चली जाए तो स्टील इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है और हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बाद जॉर्ज कहता है मैंने तो जिंदगी भर देश के लिए काम किया है, इसलिए मुझे मेहमानों की खातिरदारी करना नहीं आता। बंडल उन्हें कुछ किताबें देती है, कहती है इससे आपकी मदद हो जाएगी। फिर जॉर्ज एक लेटर की बात करता है जिसमें लिखा था कि अगर जॉर्ज नहीं रुका तो उसकी भी जान जा सकती है, और उसमें 7 डायल्स लिखा हुआ था। कैटरहैम कहती है तो इसका मतलब कोई और भी है जो इस आविष्कार को हासिल करना चाहता है। जॉर्ज कहता है दुनिया के सारे विकसित देश और खासकर हमारे जर्मन दोस्त इस आविष्कार के पीछे पड़े हैं। जॉर्ज यहाँ दोनों औरतों की तारीफ करने लगता है कि दोनों को पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है। वो कहता है आजकल की औरतों में इतना इंटरेस्ट देखने को मिलता कहाँ है। बंडल मीटिंग देखना चाहती थी तो जॉर्ज उन दोनों को इनवाइट कर देता है। कैटरहैम मना कर देती है, वो अपनी बेटी को भी वहां जाने से मना करती है। इसके बाद शाम होते ही बंडल फॉरेन ऑफिस के लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। जॉर्ज उसे जिमी से मिलवाता है जिससे वो पहले से जानती थी। वहाँ मिस्टर एंड मिसेस कूट्स भी मौजूद होते हैं। वो सभी लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे। वहाँ सुपरिंटेंडेंट बैटल भी होता है सबकी सुरक्षा के लिए। जॉर्ज देखता है कि ऑसवाल्ड कोट्स अपने लेफ्ट हैंड से गोली चलाता है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों हाथों से बंदूक चला सकता है। ऑसवाल्ड सामने आता है और बंडल से कहता है जेरी और रॉनी की मौत का मुझे बहुत दुख है। जॉर्ज सबको समझा देता है कि उन्हें आज डॉक्टर मटीप का दिल जीतना ही होगा। इसी बीच डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिसे हमने 1920 के फ्लैशबैक में भाई बहन को देखा था। ये वही भाई था। खैर डॉक्टर सभी लोगों से मिलता है। जॉर्ज डॉक्टर से निशाना लगाने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। कहता है कि मैं बंदूकों से दूर ही रहता हूँ। फिर वो बोलता है कि वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता है। जॉर्ज डॉक्टर को लेकर अंदर चला जाता है। जिमी कहने लगता है यहाँ तो सभी बंदूक चलाने में माहिर हैं। हो सकता है कि जिस नंबर 7 को तुम ढूंढ रही हो वो जॉर्ज हो या फिर ऑसवाल्ड कूट्स या फिर बैटल। तभी वहाँ बैटल आता है। बंडल को वहाँ देखकर वो कहता है तो आपने मेरी चेतावनी को जरा भी सीरियसली नहीं लिया। बंडल मुस्कुराते हुए कहती है मुझे तो यहाँ इनवाइट किया गया है। खैर रात के समय सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। जॉर्ज डॉक्टर मटीप से अपने बारे में सब कुछ बताने को बोलता है। डॉक्टर बताता है कि उसका परिवार डुआला से है जो कैमरून के साउथ वेस्ट में पड़ता है। जब मटीप का जन्म हुआ था तब वहाँ जर्मनी का राज था। उसके पिता गांव के मुखिया थे और मटीप को पढ़ाई के लिए जर्मनी भेजा गया। उसने जर्मनी की तरफ से लड़ाई भी की। बाद में कैमरून में नाइजीरिया और कई दूसरे देशों ने हमला कर दिया था। 2 साल तक अफ्रीकन्स के बीच लड़ाई होती रही और ये सब यूरोपियंस के वजह से हुआ। इस समय डॉक्टर ने अपना पूरा परिवार खो दिया, लेकिन वो इंग्लैंड का एहसानमंद है कि अब वो यहाँ रह पा रहा है। सभी लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं और वो अपना नुस्खा उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑसवाल्ड पूछता है क्या आप सैंपल लेकर आए हैं। डॉक्टर एक घड़ी निकालता है और बताता है इस घड़ी की ऊपरी हिस्से पर ना कभी जंग लगेगा ना ही चुंबक का असर होगा और ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है। वो कहता है कि ये ऐसा मेटल है जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ऑसवाल्ड घड़ी को हाथ में लेकर पूछता है क्या ये सच में उतनी मजबूत है जितना आप कह रहे हैं। डॉक्टर पूछता है क्या आपके पास शॉटगन अभी भी है। इसके बाद ऑसवाल्ड शॉटगन से घड़ी पर गोली चलाता है, लेकिन घड़ी पर एक खरोच भी नहीं आती। डॉक्टर जॉर्ज से कहता है आपके कमरे में एक तिजोरी है जहां आप ये नुस्खा सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद सभी लोग आराम करने चले जाते हैं, लेकिन बंडल और जिमी घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई है जो डॉक्टर मटीप का नुस्खा चुराने वाला है। बिल भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है ताकि उस चोर को पकड़ा जा सके जो कातिल भी हो सकता है। जिमी और बिल दोनों मिलकर निगरानी रखते हैं। जिमी के पास तो बंदूक भी होती है। बंडल दूसरे कपड़े पहनती है और फिर खिड़की से घर के बाहर चली जाती है। वो झाड़ियों के ऊपर गिरती है। वहां उसे सुपरिंटेंडेंट बैटल दिखाई देता है। बैटल बंडल से कहता है कमरे में जाकर सो जाइए। अगर आपने मेरे काम में दोबारा दखल दिया तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। बंडल खिड़की के रास्ते ही अंदर जाती है और देखती है जिम्मी अपनी जगह पर नहीं था। बिल भी अपने कमरे में नहीं था। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे सभी लोग जाग जाते हैं। सब लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं जिम्मी मर चुका था। कहानी थोड़े समय के लिए फ्लैशबैक में जाती है जहां हम छोटे बंडल को देखते हैं। ये वो समय होता है जब उसके पापा मर चुके थे। उनकी बॉडी को ताबूत में बंद कर दिया जा रहा था। बंडल अपने बगल में एक आदमी को देखती है जिसकी घड़ी में 7 बज रहे थे। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। सभी लोग कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं जिम्मी मरा हुआ है, लेकिन अचानक वो जिंदा हो जाता है। असल में वो सिर्फ घायल
था। बैटल वहां पहुंचता है। जिमी हाफते हुए कहता है, तुम लोगों ने उसे देखा? वो नकाबपोश आदमी था, सांड जैसा ताकतवर। बंडल का शक ऑसवाल्ड पर बढ़ जाता है। सभी तुरंत डॉक्टर के कमरे में जाते हैं। डॉक्टर सो रहे थे, उन्हें नींद की दवाई दी गई थी। अब बंडल का शक मिसेस कूट्स पर बढ़ जाता है, लेकिन बैटल वहां देखकर बताता है कि डॉक्टर का नुस्खा गायब हो चुका है। जॉर्ज बैटल से विनती करता है, मैंने डॉक्टर को भरोसा दिलाया था कि वो यहाँ सेफ है। अगर प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। बैटल कहता है, मेरे लोगों ने किसी को पकड़ा है। तभी वहां लॉरेन को लाया जाता है। उसे पकड़ा गया था, लेकिन वो बताती है कि उसे जिमी की फिक्र थी, इसीलिए वो उसे बचाने यहाँ आई थी। सब लोग लॉरेन पर शक करने लगते हैं, लेकिन जिमी कह देता है, मुझ पर जिसने हमला किया था वो तो बहुत ताकतवर था। इसके बाद सबका शक फिर से ऑसवाल्ड पर चला जाता है। लोग सोचते हैं इतना बड़ा हंगामा हो गया, लेकिन फिर भी ऑसवाल्ड अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। उसी वक्त ऑसवाल्ड अंदर आता है और बताता है वो बाहर टहल रहा था, तभी उसे एक बंदूक मिली। बिल बोलता है, हो सकता है कातिल भागते हुए बंदूक गिरा गया होगा। बैटल सभी को अपने अपने कमरे में जाने को बोल देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। बंडल बाहर बैटल को फुटप्रिंट्स देखते हुए देखती है। तभी उसके दरवाजे पर जॉर्ज आता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है। असल में वो बंडल को शादी का प्रस्ताव देने आया था। अब ये सब देखकर तो बंडल खिड़की से बाहर निकलती है। बैटल उसे देखकर पूछता है, इतनी सुबह सुबह? बंडल कहती है, हाँ, जॉर्ज के शादी के प्रस्ताव से भाग कर आ रही हूँ। बैटल बताता है कि वो यहाँ फुटप्रिंट्स देख रहा था। बंडल को वहाँ एक गड्ढा दिखता है। वो सोचती है, क्या यहीं पर बंदूक गिरी थी? वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पैरों के निशान होते हैं, लेकिन फिर भी सबको दिखाया गया कि जैसे वहाँ दो लोग मौजूद थे, एक जिमी को मारने वाला और दूसरा ऑसवाल्ड जिसे बंदूक मिली। बंडल सोचती है, पिस्तौल से इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन सकता है? हो सकता है बंदूक दूर से फेंकी गई हो। बैटल कहता है, मैंने सबको अंदर मिलने को कहा है। जाते जाते वो बंडल से कह देता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद घर के अंदर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बैटल सबको दो बुलेट्स दिखाता है, एक जो कमरे के अंदर मिली थी और दूसरी जो बाहर मिली थी। लेडी कूट्स बताती है कि लॉरेन की एक इयररिंग गिर गई है। ये सुनकर लॉरेन घबरा जाती है, क्योंकि वो इयररिंग्स उसके भाई ने दी थी। वो इयररिंग ढूंढने जाती है और उसके साथ साथ एक कांस्टेबल भी जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भर की मेहनत चोरी हो गई। वो कहता है, इस कमरे में कोई ना कोई ऐसा है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठा है। इसके बाद बैटल सबको एक दस्ताना दिखाता है जो ज्यादातर जला हुआ था। बैटल पूछता है, क्या कोई इसे पहनना चाहता है? जिमी हाथ उठाता है और दस्ताने को पहनता है। बंडल गौर करती है कि उस पर दांतों के निशान हैं। जिमी के लिए वो दस्ताना काफी बड़ा था। बैटल फिर गोलियों की बात करता है। वो बताता है कि एक गोली इस कमरे के कांच तोड़ते हुए बाहर गई और पेड़ के तने में धंसी हुई मिली। दूसरी गोली सेमी ऑटोमेटिक से चलाई गई थी, जो जिमी के हाथों में लगी और सीधे एक कुर्सी में घुस गई। जो बंदूक बाहर मिली थी उस पर सिर्फ ऑसवाल्ड की फिंगरप्रिंट्स थी, क्योंकि वही बंदूक ढूंढ कर लाया था। गोली चलाने वाले की फिंगरप्रिंट नहीं मिली, क्योंकि उसने दस्ताने पहने हुए थे। बैटल उनसे रिक्वेस्ट करता है, क्या कोई इस बंदूक को पूरी तरह ताकत लगाकर बाहर फेंक सकता है? ऑसवाल्ड सामने आता है और बंदूक बाहर फेंक देता है। बैटल बाहर से बंदूक उठाकर अंदर लाता है और बोलता है, बंदूक फेंकने से बिल्कुल वैसा ही गड्ढा बना जैसे पहले बना था, लेकिन ऑसवाल्ड ने बंदूक को थोड़ी ज्यादा दूर फेंका। फिर वो ऑसवाल्ड से कहता है, आप तो बिल्कुल सांड जैसे ताकतवर हैं। जॉर्ज अपनी थ्योरी बताने लगता है। तभी बैटल गौर करता है कि लॉरेन अभी तक इयररिंग्स लेकर वापस आई नहीं। बैटल भागते हुए बाहर जाता है और देखता है कि जिस कांस्टेबल को भेजा गया था वो घायल पड़ा है और लॉरेन गायब है। वो देखते हैं कि लॉरेन कूट्स की गाड़ी लेकर भाग चुकी होती है। बंडल जिमी और बिल को लेकर लॉरेन को पकड़ने निकलती है। रास्ते में वो ये भी बताती है कि आज का दिन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। उसे जॉर्ज की तरफ से शादी का प्रस्ताव मिला था। जिमी बोलता है, वैसे तुम शादी करके आरामदायक जिंदगी जी सकती हो। बंडल बोलती है, इतना भी सुकून मुझे नहीं चाहिए। वो लोग तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, ये सोच करके कहीं लॉरेन भागने की कोशिश ना करे। वो लॉरेन को ट्रेन पर चढ़ते हुए देख लेते हैं तो तीनों भी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। बिल कहता है, हम तीनों को अलग अलग होकर लॉरेन को ढूंढना चाहिए। वो ये भी दिखाता है कि उसके पास बंदूक है। बिल के जाने के बाद जिमी बोलने लगता है कि आजकल बिल थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए उतावला रहता है। बंडल को शक होता है कि अब बिल और लॉरेन मिले हुए हैं। आखिर में दोनों विल तक पहुंचते हैं, जिसने लॉरेन को पकड़ लिया था। बिल बताता है, डॉक्टर का नुस्खा भी उसी के पास है। लॉरेन कहती है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। बंडल पूछती है, तुमने नुस्खा क्यों चुराया? लॉरेन जवाब देती है, जेरी के लिए। बंडल गुस्से में कहती है, जेरी का नाम लेना बंद करो। मुझे पता है डॉक्टर को नींद की दवा तुम नहीं दी थी और उसी दवाई की वजह से तुम्हारे भाई की जान गई। उसके पीछे भी तुम ही थी। बंडल उसे कहती है, अपनी टिकट दिखाओ। टिकट देखकर बंडल समझ जाती है कि लॉरेन का ये ट्रेन पकड़ना पहले से ही प्लान था, लेकिन ये टिकट सिर्फ अगले स्टेशन तक की ही है। बंडल पूछती है, वहीं तुम ये नुस्खा किसी को देने वाली थी? लॉरेन परेशान होकर जिमी की तरफ देखती और
उसे कहती है अब तुम ही सब कुछ संभालो। तभी जिमी अपनी बंदूक बंडल और बिल पर तान देता है। बंडल ये देखकर चौंक जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगता है। वो देखती है कि जिमी लेफ्ट हैंड से बंदूक पकड़े हुए है। तभी उसे समझ आता है कि वाइवर्न एबी में जो हमला हुआ वो किसी बाहरी ने नहीं बल्कि जिमी और लॉरेन ने मिलकर किया है। जिमी ने खुद पर गोली चलाई थी। उसने दस्ताने बाएं हाथ में पहना था और वो दस्ताना उसके लिए बड़ा था। उंगलियों के निशान पड़ गए थे, इसीलिए उसने उसे दांतों से फाड़ा और उसे आग में फेंक दिया। पिस्तौल को उसने लाइब्रेरी से बाहर गार्डन में फेंका था। ये सब जिमी ने इसलिए किया ताकि मौका देखकर लॉरेन डॉक्टर को दवाई दे और नुस्खा चुरा ले। जिमी बिल पर गोली चला देता है और लॉरेन वहां से भाग जाती है। जिमी ने ही रॉनी को मारा था और वो ये सब पैसों के लिए कर रहा था, क्योंकि वो नुस्खा बेचकर अमीर बनना चाहता है। बीच रास्ते में बंडल आ गई थी, इसीलिए उसे भी खत्म करने वाला था, लेकिन बंडल चालाकी से उस पर हमला कर देती है। बिल की बंदूक उठाती है और जिमी पर गोली चला देती है, जिससे जिमी वहां से भाग जाता है। बंडल बिल को चेक करती है और देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके पॉकेट में वही मजबूत मेटल वाली घड़ी होती है जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बंडल जिमी को पकड़ने जाती है और बिल से कहती है ट्रेन रोकने के बारे में सोचो। आखिर में बंडल जिमी को ढूंढ लेती है जो छुपकर बैठा हुआ था। जिमी अपनी बंदूक निकाल लेता है और सबको वहां से भगा देता है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। जिमी कबूल करता है जितने भी मर्डर हुए हैं उनके पीछे वही था। वो कहता है रॉनी को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसे मारना पड़ा, लेकिन जेरी को मैंने नहीं मारा, उसे लॉरेन ने मारा। उस रात पार्टी में लॉरेन ने अपने भाई को लगातार शराब पिलाई और आखिर में उसे नींद की दवा दे दी। बंडल पूछती है उन 7 घड़ियों का क्या? जिमी बोलता है वो मैंने नहीं रखी, वो तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। बंडल पूछती है तो ये सब तुमने क्यों किया, सिर्फ पैसों के लिए? जिमी कहता है मैं पूरी तरह फंसा हुआ हूँ, मेरे सिर से कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बंडल गुस्से में कहती है खुद को जस्टिफाई मत करो। तब जिमी सच बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब अकेले किया होगा? मैं तो बस एक प्यादा हूँ। अगली स्टेशन पर नुस्खा लेने कोई आने वाला है, जो भी नुस्खा लेने आएगा वही इस ट्रेन में होगा और वही है मास्टरमाइंड, और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो है। हम लोग उसी से मिलने वाले थे। उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर दूर तक हैं। बंडल को उस पर भरोसा नहीं होता और उस पर हमला कर देती है। फिर नुस्खा लेकर चली जाती है और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। रास्ते में वो चेन खींच देती है जिससे ट्रेन रुक जाती है। लॉरेन बाहर निकलती है चेक करने के लिए, लेकिन बिल उसे दोबारा बाथरूम में बंद कर देता है। बंडल वहां आकर नुस्खा बिल को पकड़ा देती है और खुद फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ जाती है। वहां बंडल को उसकी माँ कैटरहैम मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। उसकी माँ उसे अंदर आकर बैठने को बोलती है। बंडल पूछती है आपको तो ट्रेन और दुनिया से नफरत है। तभी बंडल को समझ आ जाता है कि लॉरेन और जिमी नुस्खा लेकर कैटरहैम के पास आने वाले थे और वो उसे किसी और को बेचने वाली थी। कैटरहैम ही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड है। कैटरहैम अब अपना असली रंग दिखाती है और कहती है तो अब इस मोड़ पर हमें बड़ों की तरह बात करनी चाहिए। बंडल पूछती है तो क्या आपने जेरी को नहीं मारा? उसकी माँ कहती है उसे मैंने नहीं बल्कि उसकी बहन ने मारा, उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। बंडल बोलती है आप इस नुस्खे को किसी और को बेचना चाहती हैं, इससे हमारा देश और मजबूत हो सकता था। आप देश से धोखा कर रही हैं। कैटरहैम कहती है इस देश ने हमें धोखा दिया है, तुम्हारे पिता को धोखा दिया। हमारे परिवार ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी जो तुम सोच भी नहीं सकती। जिस देश की तुम बात कर रही हो ना, उसी ने तुम्हारे भाई को खा लिया, उसी देश ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बंडल कहती है लेकिन मैं अभी आपके साथ हूँ, क्या मैं काफी नहीं हूँ? कैटरहैम कहती है तो फिर तुम ही बताओ हम सब कैसे जिएंगे, हमारा खर्च कौन उठाएगा? इतनी बड़ी हवेली, उसका खर्च मैं अकेले नहीं उठा सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हवेली भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। सिर्फ यही एक रास्ता था, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। वो आगे कहती है मैंने एक मकसद से खुद को इस दुनिया से छुपा कर रखा था। सोचा था सब कुछ जिमी और लॉरेन से करवा लूंगी ताकि मुझ पर शक न आए, लेकिन मैंने तुम्हें कम समझ लिया, मैं ही बेवकूफ थी। कैटरहैम अपनी बेटी से कहती है तो क्या मैं पुलिस आने से पहले यहाँ से निकल जाऊं? लेकिन बंडल अपनी माँ पर बंदूक तान देती है। कैटरहैम को यकीन होता है कि उसकी बेटी गोली नहीं चलाएगी। बंडल बोलती है पैर पर जरूर चलाऊंगी। तभी वहाँ बैटल आ जाता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि मामला है क्या। बंडल बाहर आती है और पटरी पर चलने लगती है। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अपनी माँ का भयानक सच जानकर वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। आखिर में जिमी, लॉरेन और कैटरहैम सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बंडल अपने घर चिमनीज पहुंच जाती है और पार्टी वाली रात जेरी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करती है। बिल बंडल को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। उधर डॉक्टर मटीप सरकार के साथ डील साइन कर लेता है और अपना आविष्कार उन्हें सौंप देता है। बंडल घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ एल्फ्रेड आता है। वो बंडल को 7 डाल्स क्लब लेकर जाना चाहता है क्योंकि उसके बॉस ने ऐसा कहा था। बंडल जाने से मना करती है तो एल्फ्रेड बंदूक
बंदूक निकाल लेता है। एल्फ्रेड के साथ बंडल सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग में पहुंचती है। वहां एक खाली कुर्सी पर वो बैठ जाती है। नंबर 7 कोई और नहीं बल्कि बैटल होता है। बंडल सोचती है कि सारे मर्डर इसी सीक्रेट सोसाइटी ने किए हैं। बैटल कहता है कि 7 डायल सोसाइटी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा ये संगठन तब काम करता है जब दुनिया पर मुश्किल भरा वक्त आता है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया की रक्षा करते हैं। बुरी सोच वाले लोग पूरी दुनिया में हैं और हम उन्हें रोकते हैं। बंडल को एक प्रस्ताव दिया जाता है। वो लोग चाहते हैं कि बंडल उनकी सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करे। बैटल कहता है कि बंडल में काबिलियत है और वो सोसाइटी की बहुत मदद भी कर सकती है क्योंकि बंडल बहुत हिम्मत वाली है। बैटल बोलता है, बहुत साल पहले हमने एक साथी को खो दिया था। वो थे तुम्हारे पिता और वही इसी कुर्सी पर बैठते थे जहाँ तुम अभी बैठी हो। वो आगे बताता है कि वो वहाँ मौजूद था जब बंडल के पिता की मौत हुई। वो एक मिशन पूरा करने गए थे और डॉक्टर मटीप से मिलने पहुंचे थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बंडल के पापा को मार दिया गया था तब बैटल वहां आया था और वो काफी गुस्से में था। कितने सालों तक बंडल को लगता था कि उसके पापा की मौत स्पेनिश फ्लू से हुई थी। बंडल पूछती है, क्या मेरी माँ को इस बारे में पता था? बैटल कहता है नहीं, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि वो किसी सीक्रेट काम से गए थे। इसी वजह से उन्होंने पार्टी में तुम्हारे पापा से जुड़े लोगों को बुलाया और नुस्खे के बारे में जानकारी हासिल की। बैटल बोलता है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे जासूस थे लेकिन तुम उनसे भी आगे जाओगी। ये काम बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें अलग अलग खतरनाक जगहों पर जाना पड़ेगा। मौत हमेशा तुम्हारे सिर पर मंडराएगी। बैटल आगे कहता है, तुम्हारे पास एक काम है जो हम चाहते हैं कि तुम इसी वक्त शुरू करो। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? सब लोग बंडल की तरफ देखने लगते हैं। जवाब के तौर पर बंडल हाँ कह देती है और मास्क नंबर 3 पहन लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।